आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिवर्स कार्नोट गैस साइकिल। रिवर्स कार्नोट गैस साइकिल कार्नोट गैस साइकिल का ठीक अपोजिट साइकिल है। मतलब कार्नोट गैस साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती थी, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती थी। लेकिन रिवर्स कार्नोट गैस साइकिल ये ठीक इसके अपोजिट रन करेगी। मतलब 1 पॉइंट अगर यहाँ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पॉइंट यहाँ आएगा, 3 पॉइंट यहाँ आएगा, 4 पॉइंट यहाँ आएगा। मींस इसकी जो डायरेक्शन है डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि अपन ने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी कार्नोट गैस साइकिल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ी थी। मतलब 1 पॉइंट यहाँ होता था, 2 पॉइंट यहाँ होता था, 3 पॉइंट यहाँ होता था और 4th पॉइंट यहाँ होता था। इस तरीके से ये रन करती थी। तो रिवर्स कार्नोट गैस साइकिल ये हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये एक आइडियल साइकिल है। अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है, इस साइकिल में 2 एडियाबेटिक प्रोसेस ली गई हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस ली गई हैं। तो ये है आइसोथर्मल कंप्रेसर और ये है आइसोथर्मल टरबाइन। ये है एडियाबेटिक कंप्रेसर और ये है एडियाबेटिक टरबाइन। तो इस पूरी साइकिल को समझने से पहले आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस मींस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम पहले समझते हैं। आइसोथर्मल से मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट से मतलब यह है कि अगर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू MRT। R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। मींस PV इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट इट इज कांस्टेंट। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को अगर मैं देखूं तो अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा हो तो मैथमेटिक्स में x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। मींस अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा P और V, इन दोनों के बीच में अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मींस अगर मैं इस y एक्सिस पर P लेता हूं और x एक्सिस पर मैं V लेता हूं तो यहां पर ये जो कर्व बनेगा ये कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पीवी डायग्राम के अंडर का ये जो एरिया है ऑन द V एक्सिस, ये बताता है वर्क डन ऑफ द क्लोज्ड पाथ। अगर मैं इसका TS डायग्राम बनाऊं तो इसकी y एक्सिस पे मैंने लिया टेम्परेचर, x एक्सिस पे मैंने ले लिया एंट्रोपी। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इसकी ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू du प्लस डेल्टा W। यहां पर डेल्टा Q है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा W है वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम।
ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है du इज इक्वल्स टू एम सी भी इंटू डी टी। डी टी है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स आई कैन राइट T2 minus T1 for isothermal process टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट को मैं ये लिख सकता हूं T1 इज इक्वल्स टू T2। अगर ये दोनों इक्वल हैं डेट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, मीन्स du इज इक्वल्स टू जीरो। इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो सिस्टम को मैंने हीट ट्रांसफर की सपोज 100 जूल, तो ये सिस्टम मुझे 100 जूल ही वर्क डन दे देगा। सिमिलरली अगर मैंने वर्क इसे ट्रांसफर किया 100 जूल तो ये मुझे 100 जूल हीट दे देगा, मींस Q इज इक्वल्स टू 100 जूल देन वर्क इज इक्वल्स टू 100 जूल। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर मस्ट बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम कवर करेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एक नाम से और जानते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक से मतलब होता है जहां हीट ट्रांसफर ना हो सके, मतलब एक ऐसी बाउंड्री, सपोज ये मेरे पास सिस्टम है, ये है बाउंड्री, और ये है सराउंडिंग। तो एक ऐसी बाउंड्री जहां से हीट ट्रांसफर ना हो सके, मतलब डेल्टा Q विल बी जीरो। डेल्टा Q विल बी जीरो होगा अगर प्रोसेस है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक लॉ को फॉलो करती है। एडियाबेटिक प्रोसेस एक लॉ को फॉलो करती है जिसे बोलते हैं P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मेरे पास सपोज दो पॉइंट है, एक है पॉइंट 1, एक है पॉइंट 2। तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। इसे मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये है P के और V के बीच में रिलेशन। मुझे निकालना है P और T के बीच में रिलेशन, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं जानता हूं आइडियल गैस इक्वेशन P V इज इक्वल्स टू होता है mRT। यहां से V इज इक्वल्स टू mRT अपॉन P लिख सकता हूं। इसे मैं पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, मींस इक्वेशन नंबर 1 में। P mRT अपॉन V की पावर, सॉरी mRT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
P into m की पावर गामा, m is a constant, r की पावर गामा, this is also constant, t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा is equals to constant. m की पावर गामा, r की पावर गामा ये कांस्टेंट है, इसे मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ डिवाइड में, मीन्स और इस गामा को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ. आई कैन राइट p की पावर 1 माइनस गामा इंटू t की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन m की पावर गामा, r की पावर गामा, ये भी एक कांस्टेंट होगा. इसमें से नेगेटिव में बाहर निकाल रहा हूं, p की पावर माइनस गामा माइनस 1 इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. यहां से t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं. अगर मेरे पास दो पॉइंट है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, t1 की पावर गामा अपॉन p1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू t2 की पावर गामा अपॉन p2 की पावर गामा माइनस 1, मीन्स t2 अपॉन t1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 अपॉन p1 की पावर गामा माइनस 1. क्या ये पावर इस साइड पहुंच जाएगी, तो मैं इसे लिख दूंगा t2 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन p1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यह है रिलेशन नंबर 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन बहुत लगता है. तो इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, p v की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. मैंने रिलेशन ड्राइव कर लिया कि इसके p और v के बीच में मुझे रिलेशन पता है. मैंने रिलेशन पता कर लिया, p और t के बीच में रिलेशन पता कर लिया. अब मैं रिलेशन पता करूंगा v और t के बीच में, v एंड t. फ्रॉम आइडियल केस इक्वेशन I can write P V is equals to MRT. यहां से मैं P को लिख सकता हूं P is equals to MRT अपॉन V, और इसे मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. P की जगह लिख रहा हूं मैं MRT अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. m एक कांस्टेंट है, r एक कांस्टेंट है. इन दोनों कांस्टेंट का मैं डिवाइड दे रहा हूं इस साइड, और इसकी पावर 1 है, v की पावर 1, तो इसे जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1. देन t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन एम आर. c अपॉन एम आर कॉन्स्टेंट में अगर कॉन्स्टेंट का डिवाइड दूंगा तो कॉन्स्टेंट ही आएगा. इस रिलेशन से अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं t1 v1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू t2 इंटू v2 की पावर गामा माइनस 1. इस रिलेशन से मैं यहां लिख रहा हूं t2 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1. यह है इक्वेशन नंबर 4, और यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट. तो यहां से देखो मैं इन तीनों रिलेशंस को लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है. पहला P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा. दूसरा रिलेशन है T2 अपॉन
T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। थर्ड रिलेशन है T2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये तीनों ही रिलेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं इन केस ऑफ एडियाबेटिक। आइसोथर्मल के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं। अगर मुझे रिलेशन पता करना है हीट ट्रांसफर और एंट्रोपी के बीच में, ds that means change in entropy is equals to डेल्टा Q अपॉन T। यहां से लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल्स टू T इंटू ds। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।